नमस्कार दोस्तों, हमारे एस आर टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ BSPHCL यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का 20 MCQ सेट नंबर 20। दोस्तों, अगर आप सेट नंबर 1 से 19 तक नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल एस आर टेक्निकल क्लासेस में जाकर प्रीवियस वीडियो पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं BSPHCL टेक्नीशियन के लिए 20 MCQ सेट नंबर 20 इसके लिए है, BSPHCL के लिए है, जो हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डे 20 यानी कि आज का क्लास 20वां है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भावर धारा का किसी डीसी मशीन के डॉट 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 के हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि भावर धारा किसी डीसी मशीन के किस हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आर्मेचर। यानी भावर धारा हानि डीसी मशीन के आर्मेचर के हिस्से में सबसे ज्यादा होने वाला नुकसान होता है। इसके कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो मुख्य फ्लक्स पर विक्षोभ या प्रभाव डालती है। भावर धारा हानि कोर हानियों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कोर हानियों का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का उपयोग आर्मेचर कोर आकार और माप को डॉट 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 के साथ ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का उपयोग आर्मेचर कोर आकार और माप को डॉट 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 के साथ ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एनामेल्ड तांबे की तार। आर्मेचर वाइंडिंग का उपयोग आर्मेचर कोर के आकार और माप को एनामेल्ड तांबे की तार के साथ ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किस उद्देश्य के लिए एनामेल्ड वायर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि किस उद्देश्य के लिए एनामेल्ड वायर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वाइंडिंग के लिए किया जाता है। एनामेल्ड वायर का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की वाइंडिंग में किया जाता है। इससे शॉर्ट सर्किट या मोटर के जलने की संभावना कम होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखलाई देता है तो वह सूचित करता है। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखलाई दे रहा है तो वह क्या सूचित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दहन सही नहीं है। यानी कि किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं यह सूचित करता है कि वह दहन सही नहीं है, अर्थात अपूर्ण दहन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर डॉट 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 होता है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध कितना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुत कम। बहुत कम बोले तो 1 ओम या 1 ओम से कम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोल की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं P बराबर कितना है। P बराबर 8 है और यहाँ पर N का मान है 375 और यहाँ पर पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी बराबर वाट हो जाएगा, तो एफ बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एन पी बटा 120 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा एन का मान हो जाएगा 375 गुना पी का मान हो जाएगा 8 बटा 120। ई कट जाएगा 15 मरतबे और यहाँ पर ई कट जाएगा 25 मरतबे। कितना आ गया? 25 हर्ज आ गया। पहिलका का 25 हर्ज हो गया। दोस्तों आप कह रहा है कि पोल की संख्या दुगुना कर दिया जाए, यानी कि पोल की संख्या दुगुना, 2 गुना 8 यानी कि 16। पोल की संख्या कितना हो गया? 16 हो गया। और नमीन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है वाट, और एन का मान कितना है? एन का मान है 375। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नई फ्रीक्वेंसी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एन पी बटा 120, यानी कि 375 गुना 16 बटा 120। दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हर्ज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ज, डी हो जाएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, करंट ट्रांसफार्मर एक है। यहाँ पर कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात करंट स्टेप डाउन प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर है। यह सेकेंडरी में संयोजित 0.5 एम्पियर तक समायोजन के पश्चात माप लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, किसी धारा ट्रांसफार्मर अनुपात किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि किसी धारा ट्रांसफार्मर अनुपात किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लाइन वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर द्वितीय भार धारा पर निर्भर करता है, उत्तेजक धारा के चुंबकीयकरण अवयव पर भी निर्भर करता है, उत्तेजक धारा के ह्रास अवयव पर भी निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर लाइन वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो वोल्टता को 110 वोल्ट तक स्टेप डाउन कर आसानी से माप कर सकता है। कितना तक? 110 वोल्ट तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार के ऑयल का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि किस प्रकार के ऑयल हम लोग ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मिनरल तेल, यानी कि मिनरल ऑयल का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यदि 200 केवीए 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ है, तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 200 केवीए 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ है, तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर एन पी बराबर पूछ रहा है। अब देखते हैं सेकेंडरी में ईएमएफ कितना है। सेकेंडरी में ईएमएफ है 200 और प्राइमरी में ईएमएफ है 2000। प्राइमरी में ईएमएफ कितना है? 2000। और यहाँ पर सेकेंडरी में टर्न की संख्या कितना है? सेकेंडरी में टर्न की संख्या है 100। यहाँ पर ए यानी कि प्राइमरी में टर्न की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एन एस बटा एन पी बराबर ई एस बटा ई पी, यानी कि यहाँ पर मान रख देंगे। तो एन एस का मान कितना है? 100 है, बटा एन पी का मान निकालना है, बराबर
यहाँ पर ई एस का मान कितना है 200 बटा ई, यहाँ पर ई पी का मान कितना है 2000। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 टर्न हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बला घूर्णन होता है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बला घूर्णन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, निर्धारित बला घूर्णन से अधिक होता है। यानी कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बला घूर्णन निर्धारित बला घूर्णन से अधिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हेयर ड्रायर में इनमें से कौन से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि हेयर ड्रायर में हम लोग किस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। यानी कि हेयर ड्रायर में शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक आघूर्ण सबसे कम होता है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण सबसे कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, छायांकित पोल मोटर। यानी कि शुरुआती टॉर्क सबसे कम छायांकित पोल मोटर का होता है। यह सबसे कम टॉर्क वाली जगहों पर काम में लिया जाता है, जैसे कि रिले, हेयर ड्रायर, रिकॉर्डर में काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि घरेलू फ्रिज में हम लोग किस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सिंगल फेज मोटर। यानी घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर सिंगल फेज मोटर होती है, जो परमानेंट संधारित्र प्रकार का होता है। कैसा होता है परमानेंट संधारित्र प्रकार के होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किससे बना होता है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर है जो किस पदार्थ से बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्रोम स्टील से बना होता है। हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर क्रोम स्टील या कोबाल्ट स्टील के चिकने बेलनाकार रूप में होता है, जिससे यह हिस्टैरिसीस हानि अधिक हो सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रेरण मोटर के स्टेटर होता है, उसका आकार कैसा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, खोखला बेलन की तरह होता है। यानी प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार खोखला बेलनाकार होता है। प्रेरण मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर की गति सिंक्रोनस मोटर के गति से कुछ कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, स्लिप की मात्रा पर। यानी कि किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करंट आवृत्ति स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, एफ आर बराबर एस इंटू एफ। ये हो गया जो रोटर में आवृत्ति हो गया, स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अचर हानि निर्धारित की जाती है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर अचर हानि किस पर निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, भार रहित परीक्षण
यानी कि नो लोड टेस्ट पर निर्भर करता है। अचर हानि लौ हानि भार रहित पर परीक्षण किया जाता है। भार पर ताम्र हानि का परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।